बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव है और टाइम शॉर्ट। अगर किसी को इमिग्रेशन से या स्पेशल फैमिली लॉ से और कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए हो तो हमारा ईमेल एड्रेस अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ईमेल के ज़रिए आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय के बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मैं ये लंदन से बोल रही हूँ। तो मैं अपना फरमाइए। नाम नहीं बताना चाहती। तो मेरा नहीं, कोई बात हम नहीं, 2001 में आए थे। ठीक। तो हमारा केस चलता रहा, लेकिन साथ मेरा एक बेटा बड़ा, वो 2001 से इधर है। तो उसका केस हमने 2008 में डाला था। ठीक तो रिफ्यूज होता रहा, चलता रहा केस। ठीक। लेकिन अभी उन्होंने जो है अभी क्या हुआ है? वो उन्होंने भेज दिए हमारे घर के एड्रेस पे। उसका मतलब डॉक्टर कार्ड और ये जो उसके कॉलेज के थे ये सब भेज दिए। तो साथ एक फॉर्म भेजा। उन्होंने यही लिखा उसमें कि आप बस हम इस केस को देख रहे हैं, तो आप हमें ना फोन करें ना कुछ। तो फिर इसका क्या हल होगा? ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। अगर आप ये कहती हैं कि आप 2001 में यूके में आए थे, अब आपको यहाँ पे रहते हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स और 12 ईयर्स हो गए हैं, और आपने कहा कि अभी आपका जो बच्चा जब आए थे तो उसका 7 और 8 ईयर्स था, लेकिन अगर वो 18 से कम है तो आप एंटाइटल हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन करें। अगर आपने आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, अगर जो आपने असाइलम केस किया था या जो भी आपने क्लेम किया था ह्यूमन राइट्स की बेस पे, अगर आप उस पर वेट करना चाहें वेट कर लें, जो भी उनका डिसीजन आएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो अच्छी जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या जो स्ट्रॉन्ग आपके पास क्लेम है वो ये है कि क्योंकि 9 जुलाई के बाद होम ऑफिस ने नई पॉलिसी बनाई है कि अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे 7 ईयर्स गुजार लें और आपके बच्चे की एज 18 साल से कम हो तो आप इंटाइटल हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करें। आपको 2 साल 6 माह का वीज़ा मिलेगा। आप 4 एक्सटेंशन के बाद आप इंडेफिनिट के लिए इंटाइटल होंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप यहाँ 7 ईयर से ज़्यादा गुजार लें लेकिन आपके बच्चों की एज जो है वो 18 साल से अबव हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो 25 से कम हो और उसने मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो यूके में गुजारा हो, तो फिर भी आप इंटाइटल हैं कि आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप 2001 में आई थी, 13 ईयर या 12 ईयर्स आपने यहाँ पे गुजार लिए, आपके बेटा 7 साल का था, 8 साल का था, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी एज है उसका ज़्यादा टाइम उसने यूके में गुजारा है, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाइड करते हैं कि आप एक फ्रेश एप्लीकेशन करें ऑन द बेस ऑफ द चाइल्ड, तो आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड समझते हैं, आपके पास फाइनेंशियली ये पोजीशन नहीं है, या आप समझते हैं कि जो आपने क्लेम किया हुआ है उसी पर रिलाई करना चाह रहे हैं, फिर वेट कर लें और जो आपने साइलम क्लेम किया था उसी की बेस पे वो आपको जो भी उन्होंने लेटर भेजा है उसके मुताबिक आपका केस डिसाइड कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम इमरान है। मैं 2 क्वेश्चन है। एक तो मैंने 14 साल का डाला था 1 जुलाई, ठीक और अभी तक उसका जवाब नहीं आया, 8 महीने हो गए। ठीक। तो और दूसरा जो मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई है, उसका वो इधर आया था विजिटर, फिर इधर रह गया। वो उसने ब्रिटिश लड़की से शादी की है, 2 साल वो इकट्ठे रहते हुए हो गए उनको। अगर वो एप्लीकेशन डाले तो उसके कितने चांस है? उनके इस रिलेशनशिप में कोई बच्चा आपके फैमिली मेंबर है कोई? नहीं, बच्चा नहीं है, लेकिन ये है कि अभी 2 साल उनको इकट्ठे रहते हुए हो गए। और दूसरा ये है कि उनको स्टिल ये 18,600 वाली ये शो करनी पड़ेगी उसकी। उन्होंने यहाँ पे शादी रजिस्टर करवाई है या इस्लामिक निकाह किया है? नहीं नहीं, रजिस्टर नहीं किया, सिर्फ निकाह किया है। लेकिन और 2 साल जो उनके पास और जो evidence है। लड़की है वो बेसिकली उनका बेसिकली यहाँ यूके की है या कैसे उसको नेशनलिटी मिली थी? नहीं, वो यूके की है, वो इधर की बहुत। आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। अगर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आपने 14 साल की बेस पे जुलाई से पहले अप्लाई किया था, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया। नॉर्मली 5, 6, 7 माह के अंदर अंदर जितने भी 14 ईयर्स वाले केसेस थे वो होम ऑफिस ने डिसाइड कर दिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने अप्लाई किया, अभी एक्नॉलेज लेटर आपको आया होगा, फिंगरप्रिंट हो गए, तो अब आपके पास राइट है उनको कॉल करें, लेटर लिखें, फ़ोन कॉल करें अपने सोलिसिटर के ज़रिए या खुद।
जो आपको कॉलोनी लेटर आया उसकी कॉपी साथ लगाएं या रेफरेंस नंबर दें, बताएं कि मैंने एप्लीकेशन की थी, ये उसका कॉलोनी लेटर है। अगर आपके उसके बाद फिंगरप्रिंट हुए थे या कोई और फर्दर कम्युनिकेशन आपकी और होम ऑफिस की हुई थी तो उसको साथ लाजमी तौर पे रेफरेंस दें। हम लोग करते क्या हैं कि जब हम होम ऑफिस को कॉल करते हैं, नाम देते हैं कि मैंने केस किया था, रेफरेंस नंबर नहीं देते, तो फिर ये मुश्किल होता है केस को फाइंड आउट करना कि आपके केस का स्टेटस क्या है। बेस्ट है जो लेटर होम ऑफिस से आपको एज एक्नॉलेजमेंट या उन्होंने कहा कि हम कंफर्म करते हैं कि हमने रिसीव कर लिया, अगर आपने फिंगरप्रिंट दिए तब, या कोई आपकी कम्युनिकेशन हुई हो जो रेफरेंस लेटर हो, वो साथ कॉपी लगा के लेटर लिखें और बोलें कि मेरे केस में क्या जा रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, मेरा ख्याल है कि आपके भाई के बारे में, देखें इस्लामिक मैरिज यूके में मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर चुका हूँ कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री के फैमिली लॉ को आपको फॉलो करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यूके में रहते हैं, आप बेशक दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों मुस्लिम्स हैं या दोनों अपने रिलीजियस से हैं, वो अपनी सिर्फ जो इस्लामिक मैरिज है या रिलीजियस मैरिज है उस पर रिलाई करते हुए डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि उनको वीज़ा मिले। आपने यूके में रहते हुए आपको शादी रजिस्टर करवानी चाहिए रजिस्ट्रार के पास जाके, तब अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका केस स्ट्रांग होता है। अगर यही केस अगर आप अपने होम कंट्री में, लेट से आप मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान से हैं, वहाँ से निकाह करते हैं, तो उस निकाह की वैल्यू, क्योंकि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उस निकाह की वैल्यू सेम है जो कि यूके में मैरिज रजिस्टर करने की है। इसी तरीके से अगर आप इंडियन हैं, आप हिंदू या सिख रिलीजियस से आपका बिलोंग करते हैं, तो जब आप अपना जो रिलीजियस मैरिज करते हैं उसके जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सेम वेट करी करता है जितने यहाँ पे जो आपने यहाँ पे शादी रजिस्टर की हो। यूके में रहते हुए अगर आप इस्लामिक मैरिज करेंगे, अप्लाई करेंगे तो शायद दे दें वीज़ा, लेकिन बहुत कम चांस। मेरी आपको एडवाइस है कि अगर वो 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, उन्होंने अगर अप्लाई नहीं किया, उनको अप्लाई करने से पहले शादी अपनी रजिस्टर कर लें, या सेकंड ऑप्शन है कि वो अनमैरिड की तौर पे, क्योंकि वो 2 साल से इकट्ठे रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जितने भी प्रूफ दे सकते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनकी करस्पॉन्डेंस उनके सेम एड्रेस पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज ए एविडेंस ऑफ कि वो इकट्ठे रह रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको जो 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना होगी। 9 जुलाई के बाद जो भी यूके से, फॉरेन से, कहीं से भी कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो जो उनका जो स्पॉन्सर है उसकी इनकम 18,600 हो, अगर बच्चा ना हो, अगर बच्चे हों तो फिर आई थिंक 22,400 है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका भाई है उसको इंग्लिश पास करना होगी, और अगर उसके पास वीज़ा है तो फिर ना, अगर वीज़ा नहीं है तो फिर उसको एक एक्सप्लेनेशन देना होगी कि वो क्यों चाहता है कि यूके में रहते हुए उसके केस को कंसिडर किया जाए। वरना लॉ ये कहता है कि अगर आप अपने स्पाउस वीज़े पे जाना चाहते हैं और आपका जो वाइफ या हस्बैंड जो यहाँ पे यूके का स्पॉन्सर है, सेटल्ड है, उसके पास इंडेफिनिट है या उसके पास नेशनलिटी है, और जो उसको डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है उसके पास कोई वीज़ा नहीं है, तो उसको इन कंट्री एप्लीकेशन करने की बाई लॉ इजाज़त नहीं है। अनटर्नलेस कि कोई ऐसी रीजंस हो कि वो समझे कि मेरा जाके वापस आना हमारे फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसने कोई और रीजंस हैं, या उनमें फैमिली से इस रिलेशनशिप से आपका बच्चा है कि आपका बच्चा और आपकी वाइफ डिस्टर्ब होंगे, या आपकी वाइफ जो है उनकी जो है वो एक्सपेक्टेड हो, तो ये रीजंस अगर कोई ऐसी चीज़ें हों तो शायद हम उस वाले ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड पे कंसिडर करते हुए आपके भाई को डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट कर दें। अदरवाइज अंडर द इमिग्रेशन रूल्स अगर किसी शख्स के पास यहाँ पे वैलिड लीव ना हो, या उसके पास ऐसा वीज़ा हो कि वो स्विच ना कर सकता, उसमें सिर्फ एक वीज़ा आता है, वो है विजिटर का। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग विदाउट वैलिड लीव या विजिटर यहाँ पे हैं उनको स्टेट वे यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये मैंने ILR अप्लाई करना है, स्पाउस वीज़े पे मैं हूँ इस वक्त, और इस वक्त मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट्स हम लोग जॉइंट एप्लीकेशन है, हालांकि मेरी वाइफ के अकाउंट में आ रही है, असल क्लेम उन्होंने किया था, उनके अकाउंट में आ रहा है। ठीक। तो पूछना ये था कि कौन सा ऐसा हम कर सकते हैं एप्लीकेशन का तरीकाकार उसको अच्छा मजीद बनाया जाए कि रिफ्यूजल के चांसेस कम अज कम हो, क्योंकि आजकल कहते हैं कि बेनिफिट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। और सेकेंडली सर ये कि एक दफ़ा मैंने
वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी उन्होंने मुझे दिया था, हालांकि मैंने क्लेम नहीं था किया, तो उसको मैंने वापस करने की पूरी कोशिश की। मेरे पास पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस उसके जो मैंने उनको लेटर्स भेजता ठीक रहा हूँ उसकी कॉपीज मौजूद है, सारा कुछ प्रूफ वो भी मौजूद है। तो इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में मैं कैसे अपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि उसके रिफ्यूजल के चांसेस कम हों? आपकी कॉल का शुक्रिया। सबसे स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि आप चाइल्ड बेनिफिट के अलावा जितने किसी कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं उसको स्टॉप कर दें। आपकी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई गिलू नहीं चाहिए, कोई पेपर नहीं चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इसके कि होम ऑफिस ये कहता है कि अगर यहाँ पे आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप सेटलमेंट पे हैं या आप लिमिटेड लीव पे हैं, तो आपको या आपकी वाइफ और आपकी पूरी फैमिली को ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तभी आपने ये अंडरटेकिंग दी थी, एफिडेविट दिया था, स्पॉन्सर लेटर दिया था कि हमारी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, हमारा पास इनकम है और हम अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं स्टेट के बेनिफिट के बगैर। लेकिन क्या हुआ कि फ़ौरन आपको वीज़ा मिला, बेनिफिट स्टार्ट हो गए। अब भी आपके पास टाइम है कि एप्लीकेशन करने से पहले पहले चाइल्ड बेनिफिट के अलावा बाकी के बेनिफिट स्टॉप कर दें। अगर आपने प्रीवियसली लिए या पास में लेते रहे हैं, द डे यू मेक द एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप टिक करेंगे कि आप बेनिफिट लेते हो या नहीं लेते। इससे कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप पहले लेते रहे हो या नहीं लेते थे या लिए थे, लेकिन द डे यू मेक द एप्लीकेशन यू अगर सब साइन कर रहे हैं और टिक बॉक्स कर रहे हैं कि आज के दिन आप कौन कौन से बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आप आज से कोशिश करें स्टॉप कर दें और अपने एप्लीकेशन करें, होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है मैं कि स्टूडेंट वीजे पे आया था, लेकिन अब मेरा ना स्टेटस नहीं है। ठीक। तो मैं ना नेक्स्ट मंथ ना यूरोपियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ठीक। तो मैंने सुना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं तो आपको यूके बॉर्डर एजेंसी जो है ना उधर पकड़ लेती है। आपके पास पहले वीज़ा क्या था भाई? स्टूडेंट वीजा था मेरे पास। वो एक्सपायर हो गया? जी तकरीबन 2 साल से एक्सपायर है वो। ठीक। ओके। तो कहते हैं कि अगर आप जाके स्कॉटलैंड में शादी करते हैं तो उधर थोड़े से रूल जो है वो नरम है, तो प्लीज आप मुझे इसके बारे में रोशनी डाल दीजिए। ठीक। ओके थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए एडवाइस करें, आपको आसानी हो, आपको मुश्किल ना हो। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है कि यूके के एक स्टेट में या एक टाउन में कोई नरमी है या सख्ती है या डिफरेंट लॉ हैं। लॉ हर जगह पे सेम है। अब आपका केस क्या है कि आप शादी करने जा रहे हैं, आपके पास वैलिड लीव नहीं है। अब आपको जो मेन कंसंट्रेट करना चाहिए वो ये चीज़ कंसंट्रेट करनी होगी कि आपका नंबर 1 रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है और आपकी जो इंटेंशन है वो फ्यूचर में एक जेन्युइन रिलेशनशिप से शादी करते हुए आप उसको स्पाउस के वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि जो अब आपके पास वीज़ा नहीं है उसकी रीज़न क्या थी। अब आपके पास मैंने कोई ऐसा नहीं सुना कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड या वेल्स में कोई डिफरेंट लॉ है, सेम है। होम ऑफिस वहाँ पे भी एक्टिव है, यहाँ पे भी एक्टिव है। आप कोशिश करें कि प्रॉपरली जब एप्लीकेशन करें उससे पहले अगर आप समझते हैं कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, कोई एप्लीकेशन डालनी ह्यूमन राइट्स की या आप उसको जस्टिफिकेशन दे दें होम ऑफिस को। शादी करने का यहाँ मसला जो है वो मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शादी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ फार एज रजिस्ट्रार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ये है कि वो आपकी आईडी चेक करे, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट हो या आप वो उसको दिखा सकें। सेकंड, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन हो। और अगर आपके पास वैलिड लीव नहीं है तो क्यों आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ था, क्यों उसके बाद आपने केस को परसू नहीं किया या आपने कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली है या नहीं डाली, ये आपका बेसिकली कंसंट्रेट है। मेरे भाई यूके और स्कॉटिश के जो लॉ है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि जो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करें, ना कि आप कोई और चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भजन मैंने पहले भी एक दफा कॉल की थी और मैं स्कॉटलैंड से बात कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि मेरी वाइफ के पास रेफ्यूजी स्टेटस है। ठीक। और हमको इकट्ठे रहते हुए 3 साल हो गए, हमारे पास सारा प्रूफ भी था और मैंने मई में अपना केस भी भेजा, लेकिन हमने भी वो पार्टनर की बेस पे भेजा था केस। ठीक। तो उस हमारी बेबी भी हो गई है
माशाल्लाह 3 माह की, मैंने बेबी के भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे भेजे हैं। ठीक। और लास्ट वीक तो मेरा जो यहाँ पर एक फ्रेंड है, उसका भी सेम मेरे जैसा ही केस था, उसको 2.5 ईयर का वीजा दिया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे फिंगरप्रिंट भी 5 माह हो गए हैं, सिर्फ 15 डे पहले उसने मुझसे केस जमा करवाया था, और 3 साल का वीजे की बजाय 2.5 साल का इन्होंने दिया वीजा, जबकि हमने जब आपका सवाल क्या है भाई? को दोस्त को छोड़िए, मेरा अपना सवाल सवाल पूछें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अपना, और इस पे मुझे भी 2.5 साल का वीजा देंगे, और इस पे कितना को टाइम लग सकता है, क्योंकि 9 माह से ऊपर हो गए। आपकी कॉल का शुक्रिया भाई, आपने पहले कॉल किया, थैंक यू। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कोशिश करूंगा कि आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकूं। आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि उसने 3 दिन पहले वीज़ा डाला और 3 दिन के बाद मुझे मिल जाए, क्योंकि टाइम डिपेंड करता है कि कौन सा केस वर्कर आपके केस को डील कर रहा है, कौन सा केस वर्कर को डील कर रहा है। अब जो सेकंड कंसर्न जो आपका है कि आपके फिंगरप्रिंट हो गए, वेट कर लें। नॉर्मली जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें आपको 2-2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि केस वर्कर कैसे कंसिडर करता है, क्योंकि अगर आपके पास वैलिड लीव ना हो तो आपको 3 साल की डिस्कशन लीव मिलती थी, और उसके बाद 3 साल की और 6 साल के बाद आप क्वालिफाइड करते थे कि आपको इंडेफिनिट मिले। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि केस वर्कर पता नहीं क्यों समटाइम वो 2.5 साल का वीज़ा दे रहे हैं, और उसके बाद आपको फिर 2.5 साल का होगा तो 5 साल के बाद इंडेफिनिट मिल जाएगा। लेकिन अब वेट करें, कौन सा केस वर्कर किस एंगल से देखता है आपके केस को, उसके बाद अगर आप उस पर मुतमिन ना हुए तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस 9 मंथ से डाला हुआ है तब भी वेट कर ले, फिंगरप्रिंट हो गए हैं, आपको एक्नॉलेज आ गया है, केस आपका पेंडिंग है, होपफुली वो जल्दी आपका डिसीजन लेके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन हैं। जी फरमाइए। मेरे जी प्लीज अगर मेहरबानी होगी थोड़ा डिटेल से आंसर दे दें। जी इंशाल्लाह तो ट्राई करूंगा। जो मेरे कजन ब्रदर हैं, उनका वो यहाँ 7-8 साल हो गए आए हुए, ठीक। तो उसने असाइलम क्लेम किया था। तो असाइलम कि जैसे पाकिस्तान में जान का खतरा लग दिस एंड दैट, तो प्राइवेट भी लाइफ यहाँ शो की थी और उसका असाइलम रिफ्यूज हो गया। तो इस दौरान पहले स्टार्टिंग में उसने 15 मंथ सेंटेंस। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसका असाइलम रिफ्यूज हो गया, और उसकी जब सेंटेंस हुई थी 15 मंथ्स, तो बेल पे वो बाहर आया। बेल कंडीशन ओनली साइनिंग थी, साइनिंग बेल कंडीशन रह गई थी, उसने वो अभी ब्रीच कर दी। ठीक। तो सवाल यह है कि अभी वो डिटेंशन सेंटर में है 4-5 मंथ से, तो उसने इधर यूके ब्रिटिश बोर्न लड़की से शादी की हुई है, इंग्लिश मैरिज नहीं जस्ट इस्लामिकली, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी नेक्स्ट मंथ उसकी डिलीवरी है। तो वो लड़का जो है मेरा कजन, वो उधर है डिटेंशन सेंटर में, ओनली उसने मतलब बेल ब्रीच की है, साइनिंग की। तो अभी कैसे ऐसे हो सकता है कि क्या हम उसके लिए करें? उसका जुडिशियल रिव्यू में केस भी क्या हुआ है, ठीक। तो अभी वो लाइक कैसे बाहर आ सकता है, या उसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो आपका कजन ब्रदर जो है, उनके खिलाफ 2 इशू लगते हैं। एक इमिग्रेशन मैटर है, साथ उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल इशू है। अगर उसने उसको प्रिजन हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमिग्रेशन मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उनके बेल एप्लीकेशन कर सकें, या जो उसको प्रिजन का टाइम मिला है, जो उसको सज़ा मिली है, उसको पूरी करके वो बाहर आ सकता है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास वैलिड लीव ना हो, और साथ आपको अनफॉर्चुनेटली अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आपसे हो जाए, और जो गिल्टी प्ली होने पे या जो जूरी की वर्डिक्ट के पे आपको अगर सज़ा होती है, तो फिर आपको सज़ा पूरी करने के बाद जो प्रिजन से बाहर निकाल के आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देते हैं। अब आपका क्रिमिनल खत्म हो जाएगा, आपका इमिग्रेशन मैटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसका JR पेंडिंग है विद द होम ऑफिस, तो ये फिर वो डिटेंशन सेंटर में होने चाहिए। आप उनकी किसी वक्त भी बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका केस क्रिमिनल मैटर का है, तो जब तक उसकी प्रिजन पूरी नहीं होगी वो आज आ सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर जाना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो सज़ा है पूरी कर सकें। आपके लिए बेस्ट है कि सोलिसिटर को मिलें, डिस्कस करें कि क्या पोजीशन है। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेबी ड्यू है, अगर उसको प्रिजन हुई है तो प्लीज़ टाइम दें, ताकि वो इस टाइम, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल स्टेज होती है, ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ हो। लेकिन अगर उसको सिर्फ इमिग्रेशन मैटर है तो फिर मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी कि वो अगर अप्लाई करते हैं बेल, उसको बेल मिल जाएगी। 2 श्योरिटीज़ दें, साथ केस उसको बताएं हाई कोर्ट को कि हमारा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, JR पेंडिंग है हमारी,
और इसके दौरान जब तक हमारा केस का डिसीजन नहीं होता इस बंदे को बेल पे रहा कर दिया जाए। अगरचे कि उसने लास्ट टाइम अपनी जो बेल की कंडीशन ब्रीच की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इस पे मुझे लगता है कि इमिग्रेशन आपके फेवर में डिसीजन दे देगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ साउथ से, और मैं जो 2006 में इधर विजिटर वीजे पे आया था, तो उसके बाद हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर अभी पिछले 2 साल के अंदर एप्लीकेशन की थी, लेकिन वो रिफ्यूज हो गया। ठीक। और फिर हमने जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं डाला, बल्कि ऐसे ही उन्होंने क्या बोलते हैं रिकंसीडर के अंदर हमने एप्लीकेशन डाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कल को कोई एमनेस्टी निकलती है, क्या वो लोग हमें इसमें कंसीडर करेंगे या नहीं? प्लीज मैं टीवी पे सुनना चाहता हूँ। आप अकेले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, आप अकेले हैं यहाँ पे? नहीं, अकेले ही हैं ब्रदर। ठीक। ब्रदर आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया, आपके सोलिसिटर ने आपको एडवाइस किया कि बेस्ट है कि हम बजाय जीआर जाने के, हाई कोर्ट में जाने के, बेहतर है कि इसको रिकंसिडरेशन में चले जाएं। अब आप वेट करें। रिकंसिडरेशन में कोई टाइम स्केल नहीं है, 6 मंथ लग सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर्स, और जो भी फिर डिसीजन आएगा उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं या अपने सोलिसिटर से एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन वेट करें। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई होम ऑफिस की कोई पॉलिसी नजर आएगी तो मोर लाइकली आपका सोलिसिटर या हम लोग अपने लाइव प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन टाइमिंग है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।